हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। सेट नंबर 1 का मैथ्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और सिर्फ हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा क्या बेस्ट से बेस्ट मेथड होना चाहिए जिसमें कि हम बड़े सवालों को भी, खराब से खराब डाटा को भी कम टाइम में सॉल्व करें। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर से दिया गया है, सरलीकरण। और सरलीकरण ही मतलब होता है कि सरल करना, सिंपल करना। तो आप इस तरह से जो बड़ा तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, इसको आप कितने आसानी से कम टाइम में सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये देखना है हमको। और आप पहले इसको सॉल्व करिए और देखिए कि हम इसमें क्या टेक्निक लगाते हैं, उसको आप गौर करेंगे। देखिए पूरा का पूरा सवाल जो है ये बोर्ड मास पे डिपेंड करता है ना, बोर्ड मास। दोस्तों एक्चुअली में इसको हम वी बोर्ड मास कहते हैं। वी से बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ऑफ का काम मैंने का, फिर भाग का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का काम और फिर घटाव का काम। तो ये तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही दिया है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इसमें आपको कई जगह पे का दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ भी का दिख रहा है और यहाँ भी का दिख रहा है। लेकिन इससे पहले आप एक बात मेरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी कैलकुलेशन का सवाल प्लस या माइनस उसको बांटने का काम करता है, यानी उसको तोड़ने का काम करता है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व होगा, यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व होगा और यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व होगा। यानी आपका ये सवाल जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 18 गुने 3 दोस्तों कितना हुआ? 54 है ना। पहले गुना कर लीजिएगा और फिर उसको यहाँ क्या करना है, भाग करना है। और यहाँ पे गुना में क्या है 6। यहाँ दोस्तों देखिए जोड़ है 21 गुने 6 भागा 18। तो पहले गुना मत करना, 21 गुने 6 बटा 18 कर देना, ठीक है। फिर माइनस 3 भागा 2 का 3। तो सबसे पहले अब का को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख लिए हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और इसको भाग करना है 6 से। ये आपका रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटते हैं, 9 छक 54, 3 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 7 बार में और 3 से काट देंगे 2 बार में। दोस्तों यहाँ आपका मान मिल रहा है 1/3। यहाँ से दोस्तों आपका आ रहा है 7 और वहाँ से आ रहा है 1/2। देखिए इसका ऑप्शन भी देखिए आपका किस तरह से दिया गया। तो इसका ऑप्शन भी आप सबका बटा में दिया गया है, तो इसको हम बटा में ही ले आते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए हम थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं, दोबारा आपको नहीं करना पड़े। नीचे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो भैया एलसीएम आप कैसे लेते हैं वो बात भी आपको जाननी होगी। देखिए यहाँ नीचे जो आपको संख्याएं दी गई हैं 2 और 3, एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, इसको तो गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 और 3 लगातार संख्याएं हैं और लगातार संख्याओं का एलसीएम गुना करने से मिलता है। जैसे 5 और 6 लगातार संख्याएं हैं, इसका एलसीएम गुना करने से ही होगा 30। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे 2, ऊपर में 1 है 2 ही रह जाएगा। 1 से काटेंगे 6, ऊपर में 7 है, 7 6 42 हो जाएगा। और माइनस 2 से काटेंगे 6 को 3, ऊपर में 1 है तो 3 ही रह जाएगा। 42 और 2 44, 44 में 3 गया दोस्तों तो बचा 41, 41/6। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो इसमें हम गौर करने वाली बात ये दोस्तों कि हम लोग 3 स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, है ना। और एक बार में ही उत्तर आना चाहिए। अगर आप सरलीकरण का सवाल बना रहे हैं तो उत्तर एक बार में ही आना चाहिए, दोबारा आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हुआ और आपका आंसर ही भी नहीं मिला। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में दोस्तों, सचिवालय एग्जाम में पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है ना। आपको हम टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक दिन वीडियो बना के दे देंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि आप मैथ और रीजनिंग के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राम अपनी आय का X% बचाता है, फुल स्टॉप। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय दोस्तों में क्या हो गया, खर्चा, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो X का मान ज्ञात करें। यानी बचत क्या है वो बताना है आपको। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यह सवाल में आप देखिए कि बढ़ने के बाद ही सारे कंडीशन दिए गए हैं। चाहे वो आय की बात करें तो आय 25% बढ़ गया और व्यय जो है वो 20% बढ़ गया और बचत जो है वो 50% बढ़ गया। तो अब जो बोल रहा है
कि x का मान जो कि उसका आय पहले जो था, जो बचत था आय का, वो आपको बताना है इसमें। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे जब भी सवाल दिया रहे, आप इसमें हमेशा एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, द बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, तो आय से ही क्या क्या है दोस्तों, आय से ही आपका खर्चा भी है और बचत भी है। कोई आदमी जो कमाएगा भाई, उसी कमाई से न खर्चा करेगा और उसी कमाई से न बचाएगा। यानी बचत और आय दो अलग अलग पहलू भले हैं, लेकिन दोनों हैं किसके हिस्से, आय के ही हिस्से हैं। अब देखिए इसका जो व्यय है उसमें कितना बढ़ गया है, 20%। इसका जो बचत है उसमें कितना बढ़ गया है, 50%। अगर इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, आय और बचत को, तो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा भाई। और इनकम कितना बढ़ा है बताइए, तो इनकम बढ़ा है 25%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका व्यय है और ये आपका बचत है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए 50 से 25 गया तो यहाँ 25 आएगा, और 25 में 20 गया तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। अब इसको 5 से काट सकते हैं आप, मान आ रहा दोस्तों आपका 5:1। ठीक है, 5:1। तो अब ये देखिए कि हमारा बचत कितना है, 1 भाग, और खर्चा कितना है, 5 भाग। तो हम आय लिख सकते हैं, आय बराबर 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई आदमी खर्च कर रहा 5 हिस्सा, बचा रहा 1 हिस्सा, तो इनकम कितना उसका हिस्सा हो गया, 6 हिस्सा हो गया ना। अब वो कितना देखिए, कहता है कि x% बचाता है। आप सोच के देखिए कि 6 में से कोई आदमी 1 बचाता है तो कितना % बचा रहा है, तो प्रतिशत बचत बराबर 1/6 इंटू 100। और 1/6 का वैसे भी परसेंटेज मान आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 16.2/3%। कुछ मान अगर आपको याद रहेगा तो बड़ा ही अच्छा होगा। जैसे देखिए 1/2 का 50%, 1/3 का 33.3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.3%, 1/7 का 14.2/7%। तो ऐसे करके अगर आपको मान कुछ याद रहेगा तो कैलकुलेशन का आपके लिए आसान रहेगा, है ना। कुछ बातें आपको ध्यान होनी बहुत जरूरी है। आइए अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये भी आप कह सकते हैं कि प्रतिशत का भी है और लाभ हानि, जो कि चैप्टर तो आपका परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है। कहता है कि राधा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 30% का लाभ प्राप्त होता। ऐसी 16 वस्तुओं की वास्तविक कीमत क्या है। आइए ध्यान समझते हैं। देखिए कोई भी वस्तु का याद रखिएगा क्रय मूल्य दोस्तों जो होता है वो होता है 100%, और वास्तविक मूल्य जो निकलेगा वो क्रय मूल्य से ही निकलेगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको क्या कहता है कि दो स्थिति में बेचने की बात हो रही है। 20% लाभ पर पहले बेचा है तो भाई 120% पे बेचा होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि 8 रुपया अधिक में अगर बेचता तो उसको 30% का लाभ होता। तो भाई हम कह सकते हैं कि 130% भी बेचने का, 130% पर बेचने का भी उसका मन था। तो कितना ज्यादा देखिए बेचने का मन था उसको, 10% का। तो 10% का ज्यादा बेचने का मन था, इसीलिए उसको 8 रुपया अधिक मिलता। देखिए आप किसी को 20% लाभ पर बेच रहे थे, आप फिर उसको 30% लाभ पर बेचने का मन था, यानी कि 10% अधिक आप बढ़ा के बेचना चाह रहे थे, तो आपको कुछ रुपया अधिक मिलेगा। तो वही दिया हुआ कि 8 रुपया अधिक मिलेगा। 100% का मान दोस्तों 80 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है 100% दोस्तों मैंने क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी वास्तविक मूल्य। तो एक वस्तु का वास्तविक मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 80 हो गया। हमसे क्या पूछा कि 16 ऐसी वस्तुओं का, तो 16 से गुना कर देते हैं। 16 अठे, सबको पता होगा 16 अठे कितना होता है, 128 होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर 128 और 0, यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों कि किस प्रकार से बनाना है, एकदम अस्थिरता से समझिए ताकि दोबारा आपको ऐसे सवाल कोई तंग नहीं कर सके। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल जो कि ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है, त्रिभुज के चैप्टर से। कहता है कि त्रिभुज PQR में O अंतः केंद्र है और एंगल R
बराबर 42 डिग्री है तो एंगल QOP का मान ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज लिया है PQR, ये त्रिभुज हो गया आपका PQR। चलिए PQR, एंगल R का मान दोस्तों दिया हुआ है, वो कितना है देखिए, एंगल R का मान दिया है 42 डिग्री। अब यहां से कह रहा है कि O अंतः केंद्र है, यानी इसके बीच में कहीं पर O है, अंतः केंद्र, ये हो गया अंतः केंद्र। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि QOP इस वाले एंगल का मान आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे? तो वहां पर आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी कभी ये मान दिया रहे और ये मान पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा, ये 90 से हमेशा बड़ा मान होगा और जो भी मान आपको ऊपर दिया रहेगा यहाँ पर उसका आप आधा करके 90 में जोड़ देंगे। तो 90 प्लस इसका दोस्तों आधा होगा 21, यानी आपका मान हो जाएगा दोस्तों 111 डिग्री। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान से बन रहा है ना, बहुत अधिक घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि पिता और पुत्र दोनों की आयु को हम दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो दिया हुआ है 52 वर्ष, और यह ध्यान रखा जाए कि यह वर्तमान की बात बोल रहा है। अब यहां पर एक कंडीशन दिया है कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, ठीक है, बोल रहा है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, पिता की आयु का 1/4, तो पिता की जिसके साथ का के की लगा रहे, जिसके साथ से लगा रहे, वह उसकी तुलना भिन्न में आयु में हो रहा हो तो उसका मान नीचे होगा। तो पिता की आयु 1/4, बोलिए पिता की आयु कितना हो गया 4, तो पिता अगर 4 होगा तो पुत्र उस समय 1 होगा। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 4 वर्ष बाद की, और योग दिया हुआ है अभी वर्तमान में। दोस्तों क्या इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? 4 वर्ष बाद नहीं पहुंच जाएंगे। अगर वर्तमान में आप में से 2 दोस्तों का उम्र 52 साल है दोस्तों, तो 4 साल के बाद आपका भी 4 साल बढ़ेगा, आपका दोस्त का भी 4 साल बढ़ेगा, तो 8 साल जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो गया बताइए? 60 साल हो गया। अब ये 60 साल हो गया 4 वर्ष बाद। अब दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 5 भाग का मान 60 वर्ष। क्यों? क्योंकि हम लोग ये 60 निकाले हैं 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद का हमको अनुपात मिल चुका है। तो 1 भाग का मान दोस्तों हो रहा है 12, 12 पंचे 60। क्या पूछा कि 10 साल के बाद पिता पुत्र के आयु का वर्तमान जो अनुपात है वो क्या होगा। यानी बेटा जो है, अच्छा बेटा कितना हो रहा है अभी, 4 साल बाद बेटा कितना हो रहा है 12 का, और पिता हो रहा है दोस्तों कितना 48 का, 12 चौक 48। तो ये 4 वर्ष बाद ना बेटा होगा 12 वर्ष का, तो अगर इसमें 6 साल और जोड़ दें तो 10 साल हो जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद तो हम निकाल ही रहे हैं, तो उसको 6 वर्ष और बढ़ा देते हैं। तो 12 और 6 18, और 48 और 6 54, 48 और 6 54। तो अब यहाँ देखिए कि इसका जो अनुपात दोस्तों होगा 18 कम 18, 18 या 54। देखिए आपका अनुपात आ रहा है 1:3। ऑप्शन नंबर देखिए सी में ही दिया गया है 1:3। बात समझ में आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको बना दे रहा, ताकि आपको एकदम सवाल समझने में काफी आसानी लगे। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति को 15 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 10 घंटे के लिए 11.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है
तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करना होगा। देखिए वो तय किया हुआ है कि 15 घंटे में वो कितना जाएगा, 150 किलोमीटर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा आदमी गपक्कड़ हो, है ना, आदमी गपक्कड़ हो और वो 10 घंटा में किस स्पीड से चल रहा भाई, तो 11.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को गुना करें तो ये नीचे यहाँ 10 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। 118 किलोमीटर गया है क्या घंटा में, 10 घंटे में। तो अगर अब हम देखें कितना बच जा रहा है, शेष कितना दूरी बच जा रहा है, तो 118 और 50 दोस्तों 32 का दूरी बच जा रहा है, 32 किलोमीटर। और समय कितना देखिए बचा हुआ है, 10 घंटे तो ये निकाल चुका है, 15 घंटा इसका टारगेट है, तो इसके पास दोस्तों समय बचा है मात्र 5 घंटा। अब यदि ये देखता है कि हमको किस स्पीड से चलना चाहिए अब यहाँ से, तो यहाँ से स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो दूरी बचा है उसको 5 घंटे में तय करना होगा। तो 5 से काटें दोस्तों 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलेगा। तो इसका मान निकलेगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6.4, ये इसका हो जाना चाहिए अभी स्पीड। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y मान लेते हैं। कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, तो भागफल दोस्तों 7 आ रहा है और शेष कितना आ रहा है बताइए, 50 आ रहा है। तो यहां से आप एक बात पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, यानी हम ये कह सकते हैं कि x बराबर y गुने 7 और प्लस 50। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1220 दिया हुआ है, सॉरी 1280 दिया हुआ है, ये दो संख्याओं के बीच अंतर है ना। अगर दो संख्याओं के बीच अंतर है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें बड़ी छोटी संख्या हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या अगर यदि x है, अगर एक संख्या x है, कौन सी, छोटी मान लेते हैं, छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या दोस्तों x में 1280 ज़्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं बात को। देखिए अगर यदि दो आदमी के बीच 10 रुपया का अंतर है, तो अगर एक आदमी कमाता है x तो अगला कमाता होगा x प्लस 10, तब ना अंतर 10 का होगा। तो इन दोनों का देखिए अब अगर हम मान पुट कर सकते हैं, छोटी संख्या कहाँ पर हो गया, ये छोटी संख्या हो गया और दोस्तों ये हो गया बड़ी संख्या। तो x प्लस 1280, ठीक है, बराबर छोटी संख्या हो गया x गुने 7 और प्लस 50। दोस्तों ये 7x को यहाँ ले आते हैं तो x माइनस हो जाएगा 7x, 1280 वहाँ लेके जाएंगे तो 50 माइनस 1280 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 6x, दोस्तों ये हो जाएगा आपका माइनस 1230, ये कट गया, देखिए 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 0 6 पंचे 30, x का दोस्तों मान कितना हो गया 205। तो आपसे क्या पूछ रहा है सब बताइए, बड़ी संख्या क्या है। तो x का मान यहाँ रखिए ना भाई, तो 1280 जोड़ 205, 5 8 4 1, देखिए किसी ऑप्शन में है 1485, ऑप्शन नंबर देखिए बी में ही दिया गया है, आप आराम से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों देखिए बीच में आपका एक सवाल, एक दो सवाल आ गया है आपका अनुपात वगैरह का, एक दो सवाल आपका आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इन सब का हम चैप्टर पढ़ा, जिस दिन चैप्टर आपको करवाएंगे अलग से, उस दिन ये सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे उसी में, ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। अब देखिए एक सवाल दिया है कि एक घनाकार टैंक के 3 आसन्न सतहों के क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर और 16 वर्ग मीटर है, उस टैंक की क्षमता लीटर में क्या होगी। दोस्तों जब भी किसी का क्षमता निकालना हो, किसका, घन का, है ना, और घन का आसन्न समझते हैं। देखिए जैसे ये घन हो गया, घन आप समझ रहे हैं, ऐसा एक 3D आकृति जिसके सभी सतह क्या है, बराबर हो, सब भुजाएं बराबर हो।
तो ये वाला जो सतह है इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, आसपास के जो है उसका एरिया दिया हुआ है। तो इसका जब आप आयतन निकालेंगे तो क्या करना, अंडर रूट सभी आसपास के सतह का एरिया आपको गुना कर देना है। 3 गुने 16 गुने 12। देखिए 16 से 4 निकल जाएगा, 12 या 36, 36 से 6 निकल जाएगा, यानी 24 मीटर क्यूब निकल जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका आयतन। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आपको इसको 1000 से गुना करना होगा। तो 24 गुने 1000, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों दिया गया है 24,000, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बढ़ते हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आ रही दूसरे ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है? अब देखिए इस सवाल में कई तरीके हैं कि लोग दूसरे ट्रेन की लंबाई को x भी मान के बना सकता है, लेकिन इसमें अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, किसी स्टेशन को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, ऐसी स्थिति में ट्रेन के साथ उसकी लंबाई को भी हम जोड़ते हैं जिसको वो पार कर रही होती है। आदमी और पोल को छोड़ के, आदमी और पोल को पार करने पर उसकी लंबाई को नहीं लेते हैं। अब सोचिए कि एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार की है, तो कुल दूरी दोस्तों क्या होगा, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई को जोड़ने पर मिलेगा कुल दूरी। और दूरी हम निकालते कैसे दोस्तों, दूरी निकालते हैं समय गुने चाल। समय गुने दोस्तों क्या हो जाएगा, चाल। देखिए जब दो ट्रेन दिशा उल्टा हो या दिशा एक ही हो तो वहां एक सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ दिशा कैसा है, उल्टा है, तो यहाँ पे दोस्तों चाल क्या हो जाएगा, स्पीड दोस्तों आपस में जुड़ेगा और 80 जोड़ 37 बराबर होगा 127 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ओह उल्टा हो गया, ये होगा आपका 117 होगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया है 18 सेकेंड। 18 सेकेंड हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम आवर में चेंज कर सकते हैं, घंटा में। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा बताइए, या फिर एक काम करते हैं ना, इसी को हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कोई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 18/5 से गुना करें कि 5/18 से। तो किलोमीटर बड़ा मान है, बड़ा मान से मीटर में जाएंगे, छोटा मान तो 5 रहेगा ऊपर, लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे तो बड़ा मान होगा तो 18 रहेगा ऊपर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब हम निकालते हैं दूरी इस फॉर्मूला से। देखिए चाल कितना हो गया, 117 गुने 5/18, और दोस्तों समय कितना हो गया 18 सेकेंड। देखिए कट गया, 7 × 35, हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 585 दोस्तों हो गया आपका ये कुल दूरी। तो ये कुल दूरी दोस्तों क्या क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, उसमें से एक ट्रेन की लंबाई हमको पता है, उसको माइनस कर देते हैं। 15 में 7 गया तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में 8 गया यानी 17 में 8 गया तो 9, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गया तो 2, 298। देखिए है आपकी ऑप्शन में 298, देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप पहले ये देखिए कि हमारा अप्रोच कितना अच्छा हो कि हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मिश्रण से सवाल है, कहता है ए और बी अम्ल और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और अम्ल का अनुपात 4:5, 1:2। यदि ए के x लीटर और बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी का अनुपात पानी और अम्ल का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो एक्स वाई का अनुपात क्या होगा? देखिए दो तरह का विलयन है ए बी, इसमें अनुपात दिया दोस्तों कितना 4:5, और यहाँ अनुपात दिया आपका 1:2। ठीक है, तो 4:5 दोस्तों जो दिया हुआ है, और इन दोनों को मिलाने पर
ये जो अनुपात मिल दोस्तों कितना मिल रहा है 8:13। तो वही बोल रहा है कि ये जो a से है वो x मिलाया जा रहा है और y से b से y, तो x और y का जो मात्रा उसका अनुपात बताना है। ऐसे सवालों में क्या करेंगे आप हमेशा जो है किसी एक पे काम करेंगे। पहले वाला पे काम करते हैं, सब में कम कम है, तो 4 बटा दोनों को जोड़िए 4 5 9, यह दोस्तों होगा 1 बटा 2 और 1 3, और यह दोस्तों हो जाएगा 8 बटा 13 8, 8 3 11 21, है ना, 13 8 21। अब इसको घटा के लिखते हैं 8 बटा 21 माइनस 4 बटा 9, ठीक है। एलसीएम कर लेते हैं कि गुना कर दें, गुने कर देते हैं, 9 8 72 माइनस 21 चौक 84 और गुने 21 गुने 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 72 और 84 दोस्तों कितना अंतर हो गया, अंतर हो गया 12। तो ऐसे घट के यहाँ से यहाँ आएगा 12 बटा 189, ठीक है। अब उसको घटाइए 8 बटा 21 माइनस 1 बटा 3, ठीक है, 8 तिया 24 माइनस 21 गुने 1 और 21 तिया 63, दोस्तों ये आ जाएगा आपका 3 बटे 63, ठीक है। देखिए 21 से काट सकते हैं, 21 से काटेंगे 9 बार में और 21 से काटेंगे 3 बार में, 3 और 3 ये कट गया, 3 से यहाँ काटेंगे 4 और यहाँ काटेंगे 3। दोस्तों अब ऐसे गुना होगा और ऐसे गुना होगा, 3 गुने यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 और यहाँ 4 गुने 1, 3:4 देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है 3:4। इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों अगला सवाल जो है ये भी देखिए आपका परसेंटेज का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लंब वृत्त या बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि और ऊंचाई 30% की कमी कर दिया तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए लंब वृत्त या बेलन जो दोस्तों होता है उसका आयतन क्या होता है आपको पता है। बेलन का आयतन, बेलन का दोस्तों आयतन होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। इसका अंदर कि बेलन के आयतन में 2 बार आर है 1 बार एच है, एक बार बढ़ाओगे आर तो आयतन में बढ़ेगा 2 बार और एच बढ़ेगा 1 ही बार। तो इसमें आप प्लस माइनस ए बी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें 2 ही होने पर काम चलेगा, यहाँ पे 3 बार काम होगा, आर में 2 और एच में 1। तो दोस्तों त्रिज्या बढ़ाया है 20%, तो 20% को सबसे पहले आप भिन्न में कर लें, ठीक है, और 30% ऊंचाई, तो 30% को भी आप फट से भिन्न में कर लें, 3/10 कैसे किए 20/100 और 30/100 काट दिए। तो देखिए त्रिज्या बढ़ा है 2 बार बढ़ा है और ये कमी हुआ है ना, तो 5 से ये 1 बढ़ा 6, फिर 5 से ये 1 बढ़ा 6 और ये 10 से 3 कम हुआ है 7, एक बार हो गया है, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं 2 बार में 5, 2 से काटेंगे 3, अब तो कटने वाला है नहीं, तो 5 गुने 5 गुने 5 125, 7 या 21, 21 छक 126, देख लीजिए भाई कहीं गलती ना हो जाए, 6 कम 6 6 दूनी 12 126। अब बताओ कि इसका आयतन जो पहले 125 था अब दोस्तों कितना हो गया 126, तो बढ़ा कि घटा बताइए। बढ़ा कितना 1, कहाँ से 125 से 100 से गुना कीजिए परसेंटेज, 25 पंचे 100, 25 चौक 100, 4/5 दोस्तों इसका होता है 0.8%, इतना ही बढ़ा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है 0.8% वृद्धि। देखिए इसका ऑप्शन मिस किया है, इसमें 2 जगह वृद्धि मार दिया है, किसी एक में कमी लिखना था, इसको ये मिस किया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन सारे सवाल को अगर आप देखते हैं तो आपको इस सवाल में टाइम बचाने का आपको मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों सारे सवाल को नहीं करा रहे क्योंकि सारा सवाल बनाने से काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सवाल में आपको दिक्कत होता होगा प्रोसेस लगाने में, जहाँ पे सवाल में प्रॉब्लम होता होगा, उन सवालों को आपको पहले हेल्प किया जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।